नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे विश्व इतिहास के बारे में। ये खान सर के हिस्ट्री का पीडीएफ 30 है। तो आइए जानें विश्व इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ समाप्त हुआ। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ 3400 ईसा पूर्व में हुआ था। मिस्र को नील नदी की देन कहा गया। मिस्र के बीच से नील नदी बहती है जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है। यह सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता ने विश्व के अनेक सभ्यताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रसारित हुआ। सामाजिक जीवन की सफलता के लिए उन्होंने नैतिक नियमों का निर्धारण किया। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड नामक मंदिर से सुरक्षित रख दिया जाता था। पिरामिडों को बनाने का श्रेय फराओ जोसेफ के वजीर अमहोटेप को है। मिस्रवासियों को मरणोपरांत जीवन में विश्वास था, इसीलिए मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शव पर रासायनिक द्रवों का लेप लगाया जाता था। ऐसे मृतक शरीर को ममी कहा जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग यहीं हुआ और यहीं से अन्यत्र प्रचलित हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में मिस्रवासी विश्व में अग्रणी समझे जाते हैं। रेखागणित में जितना ज्ञान उन्हें था उतना विश्व के अन्य लोगों के पास नहीं था। कैलेंडर सर्वप्रथम यहीं तैयार हुआ और सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का प्रयोग भी सर्वप्रथम यहीं से हुआ। अमहोटेप चतुर्थ 1375 ईसा से 1358 ईसा तक मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादी शासक था। उसे अखनाटन के नाम से भी जाना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान इराक के अनेक सभ्यताओं का जन्मदाता रहा है। मिस्र की सभ्यता के समकक्ष तथा समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ नदियों के बीच की भूमि होता है। यह सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई। प्राचीन काल में दजला एवं फरात के बिल्कुल दक्षिण भाग को सुमेर कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सर्वप्रथम सुमेर प्रदेश में हुआ। सुमेर के उत्तर पूर्व भाग को बेबीलोन कहा जाता था तथा नदियों के उत्तर की उच्च भूमि का नाम असीरिया था। सुमेर, बेबीलोन तथा असीरिया सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया कहलाते थे। सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरियनों ने एक बड़े ही सुसंगठित राज्य की स्थापना की। प्रत्येक नगर राज्य का एक राजा था जिसे पुरोहित या पतेसी कहा जाता था। धर्म एवं मंदिरों के विशिष्ट स्थल। देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। राजा ही मंदिर का बड़ा पुरोहित होता था। सुमेरियन की सभ्यता सुमेरियन की महत्वपूर्ण देन लेखन कला है। उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे किलाकार लिपि कहा जाता है। इसे वे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। उन्होंने ही समय मापने के लिए सर्वप्रथम 60 अंकों की कल्पना की तथा चंद्र पंचांग का प्रयोग किया। वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण बनता है। इस माप की कल्पना भी सर्वप्रथम सुमेर के लोगों ने की। बेबीलोन की सभ्यता। सुमेरियन लोगों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसी के आधार पर बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ। निपुर इसका प्रमुख नगर था। बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी 2124 ईसा से 2081 था, जो एमोराइट राजवंश का था। हम्मुराबी की सबसे बड़ी देन कानूनों की संहिता थी। हम्मुराबी विश्व का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम कानूनों का संग्रह किया। धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। लोग बहुदेववादी थे। मार्डुंग सबसे बड़ा देवता समझा जाता था। चीन की सभ्यता। हांगहो नदी की घाटी में प्राचीन चीन की सभ्यता का विकास हुआ। यह स्थान चीन के उत्तर क्षेत्र में स्थित है।
यह क्षेत्र विश्व के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसे चीन का विशाल मैदान कहा जाता है। हांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, इसीलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसी दौरान चीन में वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उन्नति हुई। कागज एवं छपाई का आविष्कार चीन की ही देन है। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीनवासियों ने किया। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार भी चीन ने किया है। हांगटी लगभग 2700 ईसा पूर्व की पत्नी ली जू ने पहले पहल चीनी लोगों को रेशम के कीड़ों का पालन करना सिखाया। रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम चीन में हुआ। सी हांगटी ने समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र में आबाद किया। चीन वंश के नाम पर ही पूरे देश का नाम चीन पड़ा। यहाँ के राजा को वांग कहा जाता था। चीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दार्शनिक चिंतन का उद्भव हुआ। इसमें सबसे प्रमुख दार्शनिक कन्फ्यूशियस 551 ईसा से 479 तक रहे थे, जिसे कुंग जू या ऋषि कुंग के नाम से भी जाना जाता है। पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में 240 ईसा में देखा गया था। पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में ही हुआ। यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कही जाती है। क्रीट की राजधानी नासॉस थी। 1200 ईसा पूर्व आर्यों को डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश कर वहां अपना प्रभुत्व जमा लिया। यूनान को हेल्स भी कहा जाता है, इसीलिए उसकी पुरानी सभ्यता हेलेनिक सभ्यता भी कहलाती है। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। विभिन्न नगर राज्यों में स्पार्टा और एथेंस अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली थे। स्पार्टा सैन्य तंत्रात्मक राज्य था। एथेंस में गणतंत्रात्मक पद्धति का विकास हुआ। एथेंस में 600 ईसा पूर्व में ही गणतांत्रिक शासन पद्धति के सफल प्रयोग हुए। 490 में फेरस के राजा ने यूनान पर आक्रमण कर दिया। फलतः दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया। 448 ईसा पूर्व तक चलता रहा। पेरिक्लोज 469 से 429 ईसा का युग यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग था, जिस युग में महीन कवि होमर ने अपने 2 महाकाव्यों इलियड और ओडिसी की रचना की, उसे होमर युग भी कहा जाता है। सिकंदर कालीन युग को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है। सिकंदर मेसोडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा प्रदान की थी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे। रोम की सभ्यता का विकास यूनान सभ्यता के विघटन के बाद हुआ। यह यूनानी सभ्यता से प्रभावित थी। रोमन सभ्यता का केंद्र रोमन नामक नगर था, जो इटली में स्थित है। इटली में एक उन्नत सभ्यता को विकसित करने का श्रेय एट्रस्कन नामक एक अनार्य जाति को है। रोम एवं कार्थेज के बीच 264 से 146 ईसा तक एक शताब्दी से अधिक तक संघर्ष चला। इस बीच 3 भीषण युद्ध हुए। इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में रोम विजयी हुआ। जूलियस सीजर ने रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। इसकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। अगस्टस 3100 ईसा से 1400 ईसा तक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना रोमन सभ्यता की देन है। रोमन दार्शनिक एवं धर्म में विश्व सभ्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जहाँ तक धर्म का संबंध है, ईसाई धर्म का प्रसार रोम की ही देन है। रोम का पोप कालांतर में संपूर्ण यूरोप का राजनीतिक का संचालन बन गया। रोम की राष्ट्रभाषा लैटिन की महत्ता उसके विस्तृत प्रभाव से स्पष्ट परिलक्षित होती है। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का जो स्वरूप
आज उपलब्ध है वह लैटिन भाषा की देन है। पुनर्जागरण पुनर्जागरण का अर्थ होता है किसी पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नए रीति रिवाज को अपना लेना। पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी शब्द के रेनेसा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दोबारा जाग उठना। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के शहर फ्लोरेंस से हुआ है। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध कवि दांते ने किया है। उनकी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग एवं नरक के काल्पनिक का वर्णन किया गया। पुनर्जागरण इटली से ही प्रारंभ हुआ क्योंकि इटली मध्य में पड़ता था जिस कारण से अत्यधिक व्यापारिक लाभ हुआ। अतः वहाँ के लोग धनी हो गए और उनके यहाँ विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार कुस्तुनतुनिया वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी जो ईसाइयों का एक प्रमुख केंद्र था। कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम राष्ट्र तुर्की ने अधिकार कर लिया। अतः कुस्तुनतुनिया के विद्वान लोग अपनी कला संस्कृति विज्ञान इत्यादि को बचाने के लिए इटली में ही शरण ले लिए जिससे इटली के लोगों का नए विचारों से परिचित हुए। यूरोप में पुनर्जागरण का कारण मुस्लिम तथा ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध हो गया जिसमें ईसाई पराजित हो गए। अतः वे शरण लेने के लिए नई नई जगहों की खोज करने लगे जिनसे उनके विचारों में सुधार आया और उन्हें नए विचार मिले। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार होने के कारण यूरोप लोग शरण लेने के लिए नए नए जगहों की खोज करने लगे। यूरोप में कई वैज्ञानिक उपकरण तैयार किए गए जैसे दिशा सूचक यंत्र कंपास इत्यादि। यूरोप में छापा खाना अर्थात प्रिंटिंग प्रेस की खोज हो गई जिससे विचारों को फैलाने में आसानी हुई। पुनर्जागरण की विशेषता लोग धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान दर्शन भूगोल जैसे विषयों को पढ़ने पर ध्यान दिए। लोग परलोकवाद तथा मोक्ष प्राप्त के स्थान पर सामाजिक मुद्दे पर अत्यधिक ध्यान देने लगे। अंधविश्वास तथा रूढ़िवाद से लोगों का विश्वास उठ गया। पुनर्जागरण के बाद लोग किसी के विचार पर तर्क वितर्क करते थे। साहित्यिक क्षेत्र में पुनर्जागरण दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी। पेट्रॉर्क ने कैविलियर टेलर्स नामक पुस्तक लिखी। मैकियावेली ने द प्रिंस तथा आर्ट वार नामक पुस्तक लिखी। शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसी पुस्तक लिखी। बुकेसिए ने डेकामरान कहानी लिखी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण सेंट पीटर गिरजाघर रोम, सेंट पॉल गिरजाघर लंदन, सेंट मार्क गिरजाघर वेनिस जैसे गिरजाघरों का निर्माण पुनर्जागरण काल के समय हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण राफेल ने मेडोना नामक चित्रकारी बनाई तथा लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा तथा द लास्ट सपर नामक चित्रकारी बनाई। जियाटो को चित्रकला का जनक कहा जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण टॉलमी के विचार के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है किंतु पुनर्जागरण के बाद इसके विचार को काट दिया गया। कॉपरनिकस अर्थात पोलैंड इन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है परंतु पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। कैप्लर जर्मनी के थे। इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए। न्यूटन जर्मनी इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गैलीलियो इटली इन्होंने दूरबीन की खोज की। मार्को पोलो इटली इन्होंने कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र कंपास बनाया। रोजक मेकर इंग्लैंड के थे। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया। पुनर्जागरण का प्रभाव पुनर्जागरण के बाद मान्यता में कमी आई। लोग नए जगहों की खोज करने लगे जिस कारण नए नए उपनिवेश बनने लगे। इस्लाम धर्म छड़ने लगा और ईसाई धर्म आगे बढ़ने लगा। धार्मिक सुधार आंदोलन पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गए। धर्म सुधार आंदोलन का कोई तात्कालिक कारण नहीं था। धर्म सुधार आंदोलन ईसाई धर्म में मौजूद बुराइयों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ईसाई धर्म में कैथोलिक पोप के विरुद्ध सर्वप्रथम जर्मनी के निवासी मार्टिन लूथर किंग ने
आवाज़ उठाया और 1530 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट नामक एक ईसाई धर्म की एक नई शाखा बना दी। मार्टिन लूथर किंग के कारण ही धर्म सुधार आंदोलन सफल रहा। धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव: चर्च के प्रभाव में कमी आई, कैथोलिक धर्म को मानने वालों में कमी आई, पोप की शक्ति में कमी आई, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, चर्च की बुराइयों में कमी आई, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति: औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन के संसाधन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे नए नए उद्योग धंधे लगने लगे। इंग्लैंड की क्रांति के कारण इंग्लैंड के उपनिवेश अत्यधिक हो गए, जहाँ से इंग्लैंड को लोहा, कोयला इत्यादि आसानी से मिल जाता था। इंग्लैंड अपने उपनिवेश से ही कच्चा माल प्राप्त कर लेता था। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने कई नवीन आविष्कार किए, जिससे उद्योग को फ्लाइंग शटल, स्पिन जेनी नामक यंत्र ने सूत काटना अर्थात धागा बनाने का कार्य आसान कर दिया। इंग्लैंड किसी भी युद्ध में उतना ही पड़ता था जिससे कि उसका व्यापारिक हित मिल सके। इंग्लैंड में पूंजीपतियों के पास धन की कमी नहीं थी, जिस कारण उद्योग बढ़ते गए। इंग्लैंड को बाजार के रूप में एवं इसके पतन ही उपनिवेश थे। उपरोक्त कारणों से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। उस समय इंग्लैंड को विश्व का उद्योग शाखा कहा जाता था। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव: कच्चा माल, सस्ता श्रम, बाजार के लिए यूरोपी में नए नए उपनिवेश बनाने की होड़ लग गई। कृषि प्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। नए नए यंत्र बनाने की होड़ शुरू हो गई। औद्योगिक क्रांति के दौरान बने यंत्र: सूत काटने के लिए फ्लाइंग शटल यंत्र की खोज हुई। स्पिन जेनी, बाहर क्रेन आदि जैसे यंत्र की खोज हुई। इसी क्रांति के दौरान स्टीमर, रेल इंजन तथा सिलाई मशीन की खोज हुई। औद्योगिक क्रांति के लाभ: लोगों की जीवन शैली तथा उत्पादन में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति की हानि: समाज का नैतिक पतन हुआ। छोटे किसानों का अंत हो गया। गृह व्यवसाय अर्थात कुटीर उद्योग का अंत हो गया। समाज दो वर्गों में बट गया, पूंजीपति एवं श्रमिक। औद्योगिक क्रांति का प्रसार: औद्योगिक क्रांति का विस्तार जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूएसए होते हुए पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति से सर्वाधिक लाभ कपड़ा उद्योग को हुआ। औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था, जिस कारण इंग्लैंड तथा जर्मनी में हमेशा विवाद होता रहता था और यही विवाद प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। इंग्लैंड की क्रांति को पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।